दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि नए यूजीसी के नियमों के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो इसका जो उद्देश्य है, ये इन नियमों का दावा है कि ये भेदभाव, विशेष रूप से जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करेंगे और उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देंगे। तो पहला पॉइंट है इसकी लागू होने की सीमा है। ये सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों पर लागू होते हैं, जिसमें छात्र, फैकल्टी, गैर शिक्षण कर्मचारी और प्रशासक सभी शामिल हैं, केवल छात्र ही नहीं शामिल हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें समान अवसर केंद्र। हर संस्था के लिए आवश्यक है कि वह वंचित समूहों का समर्थन करने, शिकायतों को हल करने और विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक समान अवसर का केंद्र स्थापित करे। तीसरा पॉइंट है समानता समिति। प्रत्येक संस्था को एक समानता समिति गठित करनी होगी जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करे और नियमों का पालन सुनिश्चित करे। अब इन तीनों पॉइंट में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं नजर आ रही है। तो प्रश्न उठता है कि फिर सामान्य वर्ग के चिंता के बिंदु क्या हैं। तो पहला जो चिंता का बिंदु है, क्या ये समान अवसर केंद्र सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व शामिल करते हैं? तो उत्तर है नहीं। नियमों में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा जाति, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। सामान्य श्रेणी के प्रतिनिधित्व की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि यह एक असुविधाजनक सवाल खड़ा करता है। क्या यह निहित रूप से माना जा रहा है कि समान श्रेणी के व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पक्षपाती हैं, कि वे हमेशा भेदभाव करने वाले हैं? क्या इसके सभी शिकार नहीं होते? क्या यह माना नहीं जा रहा है कि उल्टा भेदभाव मौजूद नहीं है? उल्टा भेदभाव की जो टिप्पणी है वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के रूप में मौजूद नहीं है। और क्या कोई झूठी या प्रेरित शिकायतों से इनकार कर सकता है? न्याय कभी चयनात्मक नहीं हो सकता। निष्पक्षता समूह विशेष के आधार पर नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट है इसमें, समानता का उद्देश्य ऐतिहासिक न्याय करना सही है, लेकिन समानता का उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को सही करना था, न कि किसी एक समूह के खिलाफ अस्थायी दोष का अनुमान लगाना और दूसरे को पूरी तरह से कानूनी इम्यूनिटी प्रदान करना। चौथा जो पॉइंट है जिसके लिए सामान्य वर्ग चिंतित है, इसमें यह ढांचा योग्यता को दंडित करता है, जबकि समानता के नाम पर औसत दर्जे को बचाता है। सच्ची समानता संतुलन, सुरक्षा और सभी के लिए जवाबदेही मांगती है, न कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। एक शिकायत संस्कृति है देश में पनपती हुई, जब शिकायतकर्ताओं को स्पष्ट रूप से झूठी या प्रेरित शिकायत दर्ज करने के लिए कोई परिणाम नहीं भुगतने पड़ते, जबकि आरोपित व्यक्ति प्रतिकारात्मक उत्पीड़न, जांच की लागत और अपनी प्रतिष्ठा का नुकसान करता है। दुनिया में संकाय सदस्यों को ऐसे आरोप के आधार पर निलंबन, पदोन्नति से वंचित होने और प्रतिष्ठा को नुकसान का सामना करना पड़ा है, जो बाद में निराधार या दुर्भावनापूर्ण पाए गए। चुनौती तब तीव्र हो जाती है जब ग्रेड विवादों, व्यक्तिगत संघर्षों या वैचारिक असहमति में इन सब शिकायतों को हथियार बनाया जाता है। कई मामले में शिकायत तंत्र व्यक्तिगत एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए कम लागत, कम जोखिम का रास्ता तय करता है। व्यक्तिगत दुश्मनी को संस्थागत अभिव्यक्ति मिलती है, जब व्यक्तिगत जवाबदेही के बिना शक्तिशाली कानून तंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। शिकायतकर्ता को दी गई गुमनामी या सीमित जांच एक ढाल बनाती है, जिसके पीछे विभिन्न प्रेरणाएं छिप सकती हैं। प्रोफेशनल कैंडिडेट उन राइट्स के खिलाफ करप्शन की शिकायतें दर्ज कर सकते हैं जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। असंतुष्ट कर्मचारी डिसिप्लिन्ड एक्शन का सामना करते समय जातिगत भेदभाव का आरोप लगा सकते हैं। शैक्षणिक
परिणामों का सामना करने वाले छात्र पूर्वाग्रह पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये झूठा ब्लेम गेमिंग कर सकते हैं, जहां उनको जातिगत तरह से ना परेशान करते हुए कुछ जेन्युइन चीज़ों पर उनके ऊपर कुछ डिसिप्लिन एक्शन हो, तो वो एक झूठी शिकायत का सहारा ले सकते हैं। तो हमने वह स्थिति पैदा कर ली है कि शिकायतकर्ता को अक्सर सत्य और सहानुभूति की प्रारंभिक उपकल्पना मिल जाती है, विशेष रूप से जब भ्रष्टाचार विरोधी कथाओं, सामाजिक न्याय ढांचे का आह्वान किया जाता है। उसके द्वारा उस सामाजिक पूंजी को ठोस लाभों में परिवर्तित किया जाता है, भले ही शिकायत अंततः विफल हो जाए। मैं सोचता हूँ कि वो क्या चीज़ है जिसे हस्तक्षेप के लिए रोहित वेमुला या तड़वी जैसे एक दो प्रकरण पर्याप्त होते हैं और तथाकथित बुद्धिजीवी चेतना आंदोलित हो जाती है, लेकिन कोई मोनिका चड्ढा, कोई सुशील कुमार, कोई नरेंद्र कौर, कोई किशोरी काकड़े, कोई हर्षित, कोई आकांक्षा तिवारी, कोई अदिति मिश्रा, कोई विकास शर्मा और उन ढेरों युवा विद्यार्थियों प्रत्याशियों की आत्महत्याएं बिल्कुल भी विचलित नहीं करती, सिर्फ इसीलिए कि ये सामान्य वर्ग के छात्र थे। कुल मिलाकर गेट कीपिंग दोनों ही ध्रुवों के दुरुपयोग के लिए जरूरी है। किसी भी एक को निर्बाध छूट दे देना एक व्यापक प्रतिक्रिया को आमंत्रित करता है। हाशिए पर पड़े समुदाय जो न्याय के लिए जो स्ट्रक्चरल बैरियर है उसका सामना करते हैं, उन तंत्रों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो सकते हैं जिनका उपयोग उन्हें निवारण की मांग से डराने के लिए किया जा सकता है। यह बात सही है कि झूठी शिकायतों को दंडित करने के लिए किसी भी चर्चा को वास्तविक पीड़ितों और विसिल ब्लोअर को रोकने के जोखिम से जूझना पड़ सकता है। भ्रष्टाचार, भेदभाव या उत्पीड़न का सामना करने वाले व्यक्ति अक्सर प्रतिशोध से डरते हैं और झूठी शिकायतों को करने का आरोप लगाए जाने के बारे में अतिरिक्त चिंताओं के बिना भी आगे आने में संकोच कर सकते हैं। एक अधिकारी जो एक अनुचित दावे को अस्वीकार कर सकता है या एक अच्छी तरह से जुड़े व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, वो इस प्रकार के कानून से हिचकिचा जाता है, यह जानते हुए कि लोकायुक्त को शिकायत वर्षों की जांच और कैरियर के ठहराव को ट्रिगर कर सकती है। एक यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भेदभाव या उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली शिकायतों के डर से एक छात्र को अनुशासित करने से बच सकता है। सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिक परेशान करने वाली शिकायतों के निरंतर खतरे के तहत काम करते हैं तो उनका व्यवहार ऐसे तरीकों से बदल जाता है या प्रभावी शासन या शिक्षा को कमज़ोर कर देता है। यह घटना, जिसे कभी कभी रक्षात्मक प्रशासन कहा जाता है, अत्यधिक सावधानी, प्रक्रियात्मक देरी और आवश्यक लेकिन संभावित रूप से विवादास्पद निर्णय लेने में अनिच्छा के रूप में प्रकट होती है और धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण भी रक्षात्मक होता चला जाएगा। शिक्षा के लिए बकोध्यानम का आर्य आदर्श था, इतनी एकाग्रता की जैसे बगुले में होती है। अब ध्यान के विभाजन तंत्र तैयार हो रहे हैं। सार्वजनिक हितों की शिकायतों के रूप में चाहे व्यक्तिगत दुश्मनी छुपी हो, चाहे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ व्यवसायिक या मनोवैज्ञानिक प्रतिद्वंद्विता छिपी हो, चाहे असुविधाजनक नीतियों को लागू करने वाले अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों के पीछे राजनीति छिपी हो, सभी ने इन शिकायत तंत्र के माध्यम से अभिव्यक्ति पाई है। मजबूत गेटकीपिंग तंत्र और तुच्छ शिकायतों के लिए दंड की अनुपस्थिति ने अनपेक्षित परिणाम पैदा किए हैं। अधिकारी प्रारंभिक पूछताछ और जांच का सामना करते हैं जो महीनों और वर्षों तक चल सकती है।
जिसके दौरान उनका करियर ठप हो सकता है, पदोन्नति रोकी जा सकती है और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। इस बीच शिकायतकर्ता को अपने उद्देश्यों या अपने आरोपों की सत्यता के संबंध में न्यूनतम जांच का खर्चा करना पड़ता है। इस प्रकार हमने यह स्थिति पैदा कर ली है कि जो शिकायत कर रहा है उसे सत्य और सहानुभूति की प्रारंभिक बढ़त मिल जाती है, विशेष रूप से जब वो भ्रष्टाचार विरोधी कथाओं या सामाजिक न्याय ढांचे में शामिल हो। धन्यवाद।